अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो पहला चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इस चैप्टर में हम बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिलेटेड कुछ बेसिक और कुछ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इस चैप्टर में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की थोड़ी बहुत हिस्ट्री भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलें स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, हम कैसे पहचानेंगे कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं या इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है। इसी तरह आज का टॉपिक ये है कि आज हम सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का थोड़ा सा कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, जैसे कि हिस्ट्री पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कैसे पहचानेंगे उनके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलें हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन लिखी, मैंने लिखा इनिशियली द कंपाउंड्स वर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोर्सेस या देयर ओरिजिन। एक्चुअली क्या है कि शुरू में जो कंपाउंड्स थे उनको दो हिस्सों में तकसीम किया गया था, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये जो क्लासिफिकेशन थी ना कंपाउंड्स की, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, ये थी सोर्स के बुनियाद पर, ये थी ओरिजिन के बुनियाद पर। तो साइंटिस्ट ने क्या किया कि केमिस्ट थे जो, उन्होंने क्या किया कि जो कंपाउंड्स लिविंग थिंग्स किससे, जो कंपाउंड्स लिविंग थिंग्स से मिलते हैं उनको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नाम दिया गया, और जो कंपाउंड्स नॉन लिविंग थिंग्स से मिलते हैं उनको इनऑर्गेनिक कहा गया, ठीक है। तो इसी तरह कंपाउंड्स को दो हिस्सों में तकसीम किया गया सोर्स के हिसाब से। वो कंपाउंड जिनकी लिविंग सोर्स है उनको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहा गया, और वो कंपाउंड्स जिनकी नॉन लिविंग सोर्स है उनको क्या कहा जाता है, इनऑर्गेनिक कहा गया। तो मैंने यहाँ पर लिखा है कि जो कंपाउंड्स है उनको दो हिस्सों में तकसीम किया गया है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और एक होते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। बेसिकली वो कंपाउंड्स, ऐसे कंपाउंड्स जो हमें लिविंग थिंग्स, कहाँ से, लिविंग थिंग्स से हमें मिले, ठीक है। तो जो कंपाउंड हमें जिंदा चीज़ों की बॉडी के अंदर से मिलते हैं, जो जिंदा चीज़ों की बॉडी के अंदर बनते हैं, उनको क्या कहा गया, ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब सवाल ये पैदा होता है उन कंपाउंड्स को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्यों कहा गया, क्योंकि ये जो ऑर्गेनिक लफ्ज है ये ऑर्गन से लिया गया है, और ऑर्गन आपको पता है कहाँ होता है, ये होता है लिविंग का पार्ट होता है, ठीक है। तो इस तरीके से वो कंपाउंड जो हमें किसी लिविंग थिंग्स के किसी ऑर्गन से मिले या लिविंग थिंग्स से मिले, तो हम उन कंपाउंडों को इन्होंने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नाम दे दिया। जैसे कि लिविंग कौन सी सोर्स होती है, जैसे प्लांट्स हो गया, एनिमल्स हो गया। तो जो भी केमिकल कंपाउंड्स प्लांट्स और एनिमल के अंदर बनते हैं तो उनको क्या कहा गया, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नाम के, ठीक है। इसी तरह कि वो कंपाउंड्स जो किसी ऑर्गन में या किसी लिविंग में नहीं बल्कि नॉन लिविंग अगर जगह से हमें मिलते हैं, उन कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहा गया। ऐसे कंपाउंड जो नॉन लिविंग सोर्स से मिले। नॉन लिविंग सोर्स कौन सी होती है, जैसे अर्थ, जमीन, जैसे मिनरल्स होते हैं ना, जैसे मिनरल, तो जमीन से जो भी चीज़ मिलती है वो मिनरल्स, जैसे सॉल्ट्स होते हैं वो हमें ज़मीन से मिलते हैं, तो उन्हें हम मिनरल्स कहते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जो मिनरल्स होते हैं वो हमें ज़मीन से मिलते हैं, और ज़मीन क्या है, नॉन लिविंग सोर्स है। तो जो भी कंपाउंड्स हमें ज़मीन से मिलते हैं, नॉन लिविंग सोर्स है, वो क्या कहलाएंगे, वो हमें इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो साइंटिस्ट केमिस्ट वालों ने क्या कहा कि जो कंपाउंड्स हमें ज़मीन से मिलते हैं वो भी क्या है, नॉन लिविंग सोर्स से मिल रहे, तो उनको इनऑर्गेनिक कहा गया। और प्लस में कहा कि वो कंपाउंड जो लेबोरेटरी के अंदर बनते हैं, लेबोरेटरी के अंदर तैयार, उनको भी क्या, उनको भी इनऑर्गेनिक। तो सिंपली कि उस जमाने में क्या कहा गया था, जो जिंदा चीजों की बॉडी के अंदर से केमिकल्स मिलते हैं उनको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और जो जिंदा चीजों की बॉडी के बाहर चाहे जमीन से मिले चाहे लेबोरेटरी के अंदर बने, तो उस वक्त लेबोरेटरी के अंदर जो कंपाउंड्स बनाए जाते हैं उनको भी इनऑर्गेनिक कहा जाता था, ठीक है। तो इस तरीके से, ठीक है। इसी बुनियाद पर एक केमिस्ट था जिसका नाम था जे बर्जीलियस। तो 1807 से लेकर 1808 के दरमियान एक इस पीरियड में इस जे बर्जीलियस ने एक वाइटल फोर्स थ्योरी बनाई। तो याद रखो कि वाइटल फोर्स थ्योरी कब, 1807 से लेकर 1808 के दरमियान में। तो क्या हुआ, वाइटल फोर्स थ्योरी वाज सजेस्टेड बाय जे बर्जीलियस। तो जे बर्जीलियस एक केमिस्ट था, इसने ऑब्जर्व किया, इसने कहा कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ना वो सिर्फ जिंदा चीज़ों की बॉडी के अंदर ही तैयार होते हैं, जिंदा चीज़ों की बॉडी के अंदर ही बनते हैं, सिंथेसाइज होते हैं। मतलब कहने
कहने का ये है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स सिर्फ लिविंग थिंग्स की बॉडी ही बना सकती है, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को आप जिंदा चीजों की बॉडी के बाहर नहीं बना सकते। तो कहने का मतलब था, इसी बुनियाद पर बर्जीलियस ने एक थ्योरी बनाई और इस थ्योरी का नाम क्या रखा, उस थ्योरी का उन्होंने नाम रखा वाइटल फोर्स थ्योरी नाम रखा। ये थ्योरी, ठीक है, ये थ्योरी किसने दी थी? बर्जीलियस ने दी थी। किस बुनियाद पर दी थी? इस बुनियाद पर दी थी कि इसने कहा कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो सिर्फ जिंदा चीजों की बॉडी के अंदर ही बनते हैं, मतलब जिंदा चीजों की बॉडी के बाहर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं बन सकते। कहा क्यों? कहा इसलिए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बनाने के लिए वाइटल फोर्स की जरूरत होती है। किसकी? वाइटल। और वाइटल फोर्स कहाँ होती है? लिविंग थिंग्स के अंदर होती है, प्लांट्स के अंदर होती है, एनिमल्स के अंदर होती है। तो सिंपली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को प्रिपेयर करने के लिए, सिंथेसाइज करने के लिए, बनाने के लिए वाइटल फोर्स की जरूरत होती है, ठीक है। और वो वाइटल फोर्स लिविंग थिंग्स के अंदर होती है, प्लांट्स और एनिमल। इसीलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ प्लांट्स और एनिमल के अंदर ही सिंथेसाइज हो सकते हैं, बन सकते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बाहर आप लेबोरेटरी में आर्टिफिशियली नहीं बना सकते, और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड ना जमीन के अंदर भी नहीं बनते, ये सिर्फ लिविंग थिंग्स के अंदर ही बनते हैं। इस बुनियाद पर इन्होंने क्या, एक वाइटल फोर्स थ्योरी बनाई बर्जीलियस ने, ठीक है। तो अकॉर्डिंग, तो यही स्टेटमेंट जो मैंने आपको बताया, यही वाइटल फोर्स थ्योरी का कांसेप्ट है। तो अकॉर्डिंग टू द वाइटल फोर्स थ्योरी, तो वाइटल फोर्स थ्योरी के मुताबिक क्या कहना है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कुड बी सिंथेसाइज्ड ओनली बाय लिविंग थिंग, लिविंग ऑर्गेनिजम्स या लिविंग, ठीक है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ही सिंथेसाइज कर सकते हैं, उनकी बॉडी के अंदर ही ये कंपाउंड्स बन सकते हैं, ठीक है, प्लांट्स और या एनिमल्स, ठीक है, थ्रू द वाइटल फोर्स के जरिए से, ठीक है, बट कुड नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन लेबोरेटरी। तो बर्जीलियस ने क्लियरली मना कर दिया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लेबोरेटरी में आर्टिफिशियली नहीं बन सकते, ठीक है, ये नेचुरली प्लांट्स और एनिमल के अंदर बनते हैं, ठीक है। ये वाइटल फोर्स थ्योरी का कांसेप्ट था। और बर्जीलियस ने फॉर सपोज कर एग्जांपल देके बताया, जैसे देखें कि फॉर्मिक एसिड एक ऑर्गेनिक कंपाउंड से इस सिंथेसाइज कहाँ बनता है? फॉर्मिका में। फॉर्मिका कहते हैं एंड को। किसको कहते हैं? एंड। जो रेड कलर की एंड होती है, चूटी होती है बड़ी वाली, ठीक है, जो बड़ी कलर की, ठीक है, उनको एंड, उसके अंदर ये बनती है, ठीक है। तो याद रखो, फॉर्मिक एसिड एक ऑर्गेनिक कंपाउंड से कहाँ बन रहा है? एंड। और एंड क्या होता है कि एनिमल आता है, तो ये एंड अपनी बॉडी के अंदर बनाती है। ये एसिड सिर्फ एंड के अंदर नहीं बनता, जो बीज होते हैं उनके अंदर भी, जो बीज स्टिंग मारते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर भी ये फॉर्मिक एसिड है। बहुत सारे इंसेक्ट ऐसे होते हैं जिनके अंदर ये फॉर्मिक एसिड तैयार होता है। ये फॉर्मिक एसिड क्यों बनाते हैं? ये जो इंसेक्ट्स होते हैं ये अपने डिफेंस के लिए, अपने प्रोटेक्शन के लिए बनाते हैं कि अगर उनके ऊपर कोई अटैक करता है तो ये अपना फॉर्मिक एसिड उसके ऊपर फेंक देते हैं, ठीक है, तो स्प्रे कर देते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो मतलब जनरली ये कहने का है कि देखें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहाँ बन रहे हैं, ये लिविंग थिंग्स के अंदर। ये मिसाल देकर समझा रहा हूँ। जैसे फॉर्मिक एसिड फॉर्मिका में बनता है, फॉर्मिका कहते हैं लैटिन में एंड को कहा जाता है, जो रेड कलर की चीज, ठीक है। इसी तरह सिट्रिक एसिड एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कहाँ सिंथेसाइज होता है? सिट्रियम। सिट्रियम कहते हैं लैटिन में किसे? लेमन को, और लेमन क्या है? प्लांट। तो इस तरीके से। इसी तरह एसिडिक एसिड कहाँ बनता है? एसीट्यूम में। एसीट्यूम कहते हैं किसको? लैटिन में विनेगर को कहते हैं, और विनेगर कहते हैं सिरके, और सिरके का होता है प्लांट, जिस सिरके का क्या होता है? प्लांट होता है, और ये वहां बनता है एसिडिक एसिड नेचुरली प्लांट के अंदर। इसी तरह टार्टरिक एसिड कहाँ? टार्टरेट में बनता है, मींस ग्रेप्स के अंदर बनता है। जो अनराइप ग्रेप्स होते हैं, कच्चे ग्रेप्स होते हैं, ठीक है, खट्टे, उनके अंदर ये क्या होता है? ये टार्टरिक एसिड बनता है। और जो अनराइप मैंगोज होते हैं, ठीक है, तो उनके अंदर भी क्या होता है कि ये टार्टरिक एसिड होता है। इसी तरह नेचुरल यूरिया कहां बनता है? यूरिया भी एनिमल्स के बॉडी के अंदर बनता है। कौन से हिस्से में? लिवर के अंदर। तो ये जो यूरिया है ये लिवर के अंदर बनता है, तैयार होता है, और फिर लिवर के अंदर बनता है। उसके बाद ये एक वेस्ट मटेरियल होता है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी के अंदर उसके लिवर वाले हिस्से में बनता है, और फिर ये यूरिन के जरिए से कहां? एज अ वेस्ट मटेरियल के तौर पे बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो इसी तरह नेचुरल यूरिया क्या है? ये एक वेस्ट मटेरियल ऑर्गेनिक कंपाउंड से जो कहाँ? एनिमल्स के अंदर बनता है, और फिर ये यूरिन के जरिए से क्या? डिस्चार्ज हो जाता है, बाहर निकल जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि अकॉर्डिंग टू द बर्जीलियस कि बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड से जो लिविंग थिंग्स के अंदर ही सिंथेसाइज होते हैं, आप उनको बाहर नहीं बना सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट था वाइटल फोर्स थ्योरी का, मींस बर्जीलियस का था, ठीक है। अच्छा, एक और बात, बहुत सारे और भी हैं, जैसे मैलिक। एप्पल के अंदर कौन सा एसिड होता है?
होता है, मैलिक एसिड होता है। इसी तरह टोमेटो के अंदर कौन सा होता है, ऑक्सैलिक एसिड होता है, ठीक है। इसी तरह और भी हैं, जैसे मिल्क होता है, मिल्क कहाँ, एनिमल्स के अंदर बनता है, तो मिल्क के अंदर कौन सा एसिड होता है, लैक्टिक एसिड होता है। तो इसी तरह बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है जो एनिमल्स और प्लांट्स के अंदर बनते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जैसे कहाँ, वो भी कहाँ बनते हैं, विटामिन्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। ये कौन सिंथेसाइज करता है, ये सब सिंथेसाइज करते हैं, ये लिविंग थिंग्स के अंदर बनते हैं, ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, इसी तरह जैसे जैसे टाइम गुजरता रहा, कुछ टाइम के बाद इन 1828 में 1828 के अंदर स्टूडेंट ऑफ जे बर्जीलस, इसी जे बर्जीलस का एक स्टूडेंट है जिसका नाम होता है फ्रेडरिक वूलर नाम होता है। क्या नाम होता है, फ्रेडरिक वूलर होता है। वो क्या करता है कि वो अमोनियम साइनेट बनाता है। अब मसला ये होता है कि वूलर क्या करता है, 1828 के अंदर उस वक्त लेबोरेटरी थी और सबसे केमिस्ट्री की पहली लेबोरेटरी बर्जीलस की लेबोरेटरी थी, ठीक है। इससे उस जमाने में लेबोरेटरी थी और कंपाउंड भी बनाए जाते थे, लेकिन इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते थे, ठीक है, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का बनना मुश्किल था अकॉर्डिंग टू द बर्जीलस के मुताबिक, ठीक है। तो 1828 में क्या हुआ कि इसी बर्जीलस का एक स्टूडेंट था जिसका नाम था फ्रेडरिक वूलर। वो क्या करा, उसने क्या किया, वो अमोनियम साइनेट है ना, अमोनियम साइनेट ये वाला, ये अमोनियम साइनेट है। तो अमोनियम साइनेट ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो ये बना रहा था लेबोरेटरी में। लेकिन क्या हुआ कि जब इसको बहुत सारी हीट दी, इसको हीट दी, बॉयल किया, तो क्या हुआ कि ये अमोनियम साइनेट किसमें ऑटोमेटिकली चेंज हो गया, किसके अंदर, यूरिया के अंदर। मतलब ये बनाना ये चाह रहा था, लेकिन क्या बन गया, एक्सीडेंटली यूरिया तैयार हो गया लैब के अंदर। तो याद रखो कि ये फ्रेडरिक वूलर था, ये क्या कर रहा था, इसने यूरिया हालांकि ऑर्गेनिक कंपाउंड से, ये सिर्फ लिविंग थिंग्स के अंदर बनता है अकॉर्डिंग टू द बर्जीलियस। लेकिन क्या हुआ कि 1828 में फ्रेडरिक वूलर अमोनियम साइनेट बना रहा था, लेकिन एक्सीडेंटली क्या हुआ कि इस अमोनियम साइनेट से क्या बन गया, यूरिया बन गया। तो यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड से जो लिविंग थिंग्स के अंदर बनता है, लेकिन ये लेबोरेटरी में बना था, लेबोरेटरी में एक्सीडेंटली बना था। किसके जरिए से बना था, वूलर के जरिए से। तो याद रखो कि यूरिया पहला कंपाउंड है ऑर्गेनिक का जो लेबोरेटरी के अंदर एक्सीडेंटली बना था, पता नहीं था ऐसे कि ये बना रहा हूं, तो लेकिन ये प्योर एक्सीडेंट था, ठीक है। तो इस तरीके से यूरिया बनाया था। अब यहां से 4 क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लेबोरेटरी में कौन सा प्रिपेयर हुआ था, यूरिया हुआ था। कब हुआ था, 1828 में। किसने किया था, फ्रेडरिक वूलर ने। और कहां से किया था, किस में से, अमोनियम साइनेट में से किया था, याद रखो। तो मैंने लिखा है कि 1828 में बर्जीलस का एक स्टूडेंट था फ्रेडरिक वूलर, ही सिंथेसाइज्ड द यूरिया, उसने एक यूरिया कंपाउंड तैयार किया। कहां से, इनऑर्गेनिक कंपाउंड अमोनियम साइनेट से बनाया था, ठीक है। इन लेबोरेटरी एक्सीडेंटली बनाया था, मतलब कि वो उसने अमोनियम साइनेट को बहुत ज्यादा क्या किया, काफी ज्यादा उसको हीट किया, तो ये अमोनियम साइनेट ऑटोमेटिकली रीअरेंज हो गया। क्या हो गया, रीअरेंज का मतलब है कि इसमें एटम इधर उधर होकर किसमें, यूरिया में चेंज हो गए। जैसे नाइट्रोजन के पास ये 4 हाइड्रोजन थे, तो 2 हाइड्रोजन किसके पास चले गए, ये इस नाइट्रोजन के पास, तो 2 NH2 बन गए। और ये ऑक्सीजन कहां चला गया, रीअरेंज होकर ये कार्बन के पास चला गया, और क्या बन गया, कार्बोनाइल बन गया, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो मतलब इस तरीके से। तो क्या हुआ कि इसी को ही जब ज्यादा हीट दी किसने, वूलर ने, तो ये अमोनियम साइनेट, इसके एटम इधर उधर रीअरेंज होकर किसमें तब्दील हो गए, यूरिया के। तो एक यूरिया कंपाउंड बन गया। तो ये पहला कंपाउंड ऑर्गेनिक था जो आर्टिफिशियली लेबोरेटरी के अंदर बनाया गया था, वूलर ने बनाया था, ठीक है। तो ये पूछा जाता है एमसीक्यू, ठीक है। जब यूरिया बन गया 1828 में, यूरिया के बनने के बाद बहुत सारे केमिस्ट को पता चला कि ऑर्गेनिक कंपाउंड से यूरिया वूलर ने तैयार किया है आर्टिफिशियली। जब यूरिया बन गया, तो यूरिया के बनने के बाद साइंटिस्ट ने, जो केमिस्ट थे, उन्होंने ये सोचा कि अगर यूरिया ऑर्गेनिक कंपाउंड लेबोरेटरी में आर्टिफिशियली बन सकता है, तो इसका मतलब है और भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लेबोरेटरी के अंदर आर्टिफिशियली बन सकते हैं। तो इसका मतलब है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बनाने के लिए किसी वाइटल फोर्स की जरूरत नहीं है, क्योंकि यूरिया के हीटिंग पे बन गया, तो इसका मतलब है कोई वाइटल फोर्स थ्योरी, मतलब कि वाइटल फोर्स नहीं लगी उसे, बल्कि जस्ट वो हीट के जरिए से तैयार हो गया। तो साइंटिस्ट ने कहा इसका मतलब है कि हम लेबोरेटरी के अंदर और भी ऑर्गेनिक कंपाउंड से सिंथेसाइज कर सकते हैं आर्टिफिशियली, ठीक है। तो यहां से मतलब कि यूरिया का बनना सबसे बड़ी ये क्या था, सबसे बड़ी एडवांटेज का मतलब कि किसके, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस, ठीक है। तो इसी तरह उसके बाद
उसके बाद क्या हुआ, मैंने यहाँ लिखा है कि जब 1828 के बाद, उसके बाद क्या हुआ, कोल्ब आया। कोल्ब ने क्या किया, 1845 में एसिटिक एसिड आर्टिफिशियली लेबोरेटरी में बनाया। उसके बाद 1856 में बर्थेलोट आया, उसने मीथेन ऑर्गेनिक कंपाउंड बना। इसी तरह 1850 1850 तक बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लेबोरेटरी में बन चुके थे और बहुत सारे बनना शुरू हो गए। तो हमने कहा कि 1850 में बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बन गए। जब इतने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लेबोरेटरी में बनना शुरू हो गए और काफ़ी बन भी चुके थे, तो साइंटिस्ट ने क्या किया, एक कॉन्फ्रेंस रखी, मीटिंग। तो उस कॉन्फ्रेंस में क्या किया, साइंटिस्ट ने वाइटल फूड थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया कि ये थ्योरी गलत है। ठीक है, तो मैंने लिखा है इन 1850 में vital force theory was rejected after synthesis of so many organic compounds। जब बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बन गए तो उसके बाद क्या किया, साइंटिस्ट ने क्या किया कि उसको वाइटल फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट किया, कहा कि वाइटल फोर्स थ्योरी गलत है, क्योंकि वाइटल फोर्स थ्योरी के हिसाब से ऑर्गेनिक कंपाउंड लेबोरेटरी में नहीं बन सकते। लेकिन इतने सारे जब बन गए, जब बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड लेबोरेटरी में बनना शुरू हो गए, तो वाइटल फोर्स थ्योरी खलास हो गए, मतलब रिजेक्ट हो गए। ठीक है, इसी तरह उसके बाद क्या हुआ, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रिपेयर होना शुरू हो गए। आज की बात है, हर साल एवरी ईयर हजारों करोड़ों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आजकल लेबोरेटरी के अंदर आर्टिफिशियली बनाए जाते हैं। ठीक है, एक्चुअली ये वूलर की मेहरबानी थी। अगर वूलर ये मेहरबानी नहीं करता तो आज इतने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपके सामने नहीं होते। ठीक है, तो बहरहाल मतलब कि वाइटल फोर्स थ्योरी के जो रिजेक्ट करने का रीजन है वो है वूलर। ठीक है, बहरहाल उसका टीचर था वो बर्जीलियस। ठीक है, तो अपने उस्ताद को नहीं छोड़ा उसने। ठीक है, बहरहाल ऐसा ही होता है। ठीक है, अच्छा चलें एलिमेंटल एनालिसिस की बात करें। अब उसके बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डिस्कवरी के बाद, मतलब कि बहुत सारे बनना शुरू हो गए, फिर उसके बाद साइंटिस्ट ने एलिमेंटल एनालिसिस करना शुरू की कि ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स है उनके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, उनकी इन्वेस्टिगेशन करना शुरू की, जिसे हम कहते हैं एलिमेंटल एनालिसिस कहा जाता है। ठीक है, तो साइंटिस्ट ने क्या किया, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जब एलिमेंटल एनालिसिस की कि विच टाइप ऑफ एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर कौन कौन से टाइप के एलिमेंट्स है। तो जब एक ऑर्गेनिक कंपाउंड उठाया, उसके इन्वेस्टिगेशन की, माना एक्सपेरिमेंटली देखा, तो उसमें साइंटिस्ट ने देखा कि उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कार्बन मिला इनको। फिर दूसरा ऑर्गेनिक कंपाउंड था तो उसमें भी कार्बन। इसी तरह हर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर साइंटिस्ट ने यह ऑब्जर्व किया कि कार्बन एलिमेंट लाजमी है ही है। क्या है, कार्बन एलिमेंट लाजमी है। तो साइंटिस्ट ने एलिमेंटल एनालिसिस करने के बाद क्या ऑब्जर्व किया कि ऑल द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जितने भी दुनिया में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, वर कंटेन कार्बन एज ए एसेंशियल एलिमेंट। तो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड सबके अंदर कार्बन एलिमेंट लाजमी होता है। क्या होता है, लाजमी होता है। तो साइंटिस्ट ने जब ये ऑब्जर्व एलिमेंटल एनालिसिस की ना, तो हर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर कार्बन मौजूद होता है। उसके बाद ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वाले, ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले हैं ना, वो थोड़े ज़्यादा जज्बाती हो गए। तो जब देखा कि हर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर क्या है, कार्बन है, तो साइंटिस्ट ने उस वक्त पर क्या कहा, केमिस्ट्री वालों ने, ऑर्गेनिक वालों ने कहा कि अगर हर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन है तो इसका मतलब है कि हर कार्बन वाला कंपाउंड ऑर्गेनिक है। तो फिर इन्होंने क्या किया, सो द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन वर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इन्होंने फिर क्या किया, कहा कि वो कंपाउंड जिनके अंदर कार्बन होता है वो क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो इन्होंने ये जज्बाती में कह दिया कि शुरू में यही कहा जाता था, द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन वर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर कार्बन होता है वो ऑर्गेनिक है। लेकिन ये डेफिनेशन सबके लिए एप्लीकेबल नहीं थी। ये इस डेफिनेशन में बहुत सारे लिमिटेशंस, बहुत सारे एक्सेप्शंस आ रहे थे। तो ये बहुत ही ओल्ड मतलब कि थ्योरी मतलब कि वो कॉन्सेप्ट था। ठीक है, तो पहले कहा जाता था कि जिस कंपाउंड के अंदर कार्बन वो क्या है, ऑर्गेनिक, पर ये बात सही नहीं थी। तो इसका मतलब ये लाजमी नहीं है कि जिस कंपाउंड में कार्बन है वो ही ऑर्गेनिक है। हाँ, ये लाजमी है कि हर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर, ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कार्बन एज एसेंशियल एलिमेंट, हर ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कार्बन एलिमेंट होता है। लेकिन हर कार्बन एलिमेंट, हर कार्बन वाला कंपाउंड ऑर्गेनिक नहीं होता। हर ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन होता है लेकिन हर कार्बन वाला कंपाउंड ऑर्गेनिक। तो ठीक है, तो इसका मतलब ये पुरानी डेफिनेशन थी। तो जो कंपाउंड से कार्बन के उनको ऑर्गेनिक कहा जाता, लेकिन इस पे एक्सेप्शन बहुत सारे आ रहे थे कि कार्बन के कंपाउंड अगर उनको ऑर्गेनिक कहा तो बहुत सारे एक्सेप्शन, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइसल्फाइड, इसी तरह कार्बोनेट्स होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट्स होते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम और ये साइनाइड्स होते हैं, थायोसाइनाइड्स होते हैं। तो ये सारे क्या है, कहा कि ये सारे वो कंपाउंड जिनके अंदर कार्बन एलिमेंट मौजूद होता है।
दीज कंटेन कार्बन एलिमेंट बट दे बिलोंग टू इनऑर्गेनिक। तो इसका मतलब है कि आप ये डेफिनेशन सही नहीं थी। तो पहले एक डेफिनेशन ऑर्गेनिक की कंपाउंड्स की ये थी कि जिन कंपाउंड्स के अंदर कार्बन होता है वो ऑर्गेनिक होता है। अगर इस डेफिनेशन पे एक्सेप्शन बहुत सारे आ रहे थे, ठीक। तो अगर हम ये कहते तो जिस कंपाउंड के अंदर कार्बन वो ऑर्गेनिक है, तो ये भी तो बहुत सारे कंपाउंड जिनके अंदर कार्बन है, फिर इनको आप एक्सेप्शन में रखना पड़ेगा। तो इसमें बहुत सारे एक्सेप्शन आते हैं, ठीक है। इस तरीके से ये वो कंपाउंड है जिनके अंदर कार्बन है पर ये ऑर्गेनिक नहीं है, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज इनऑर्गेनिक के साथ मैच होती हैं। इसी तरह फिर साइंटिस्ट ने क्या किया कि आगे चल के कॉन्सेप्ट को मॉडिफाई कर दिया। कहा कि ये डेफिनेशन सही नहीं है कि जिस कंपाउंड में कार्बन है वो क्या है, ऑर्गेनिक है। अगर ये कहेंगे तो ये इतने सारे एक्सेप्शन आ जाएंगे, और इतने सारे एक्सेप्शन जिसमें आते हैं वो कॉन्सेप्ट सही नहीं होता, ठीक है। तो इसी तरह फिर आगे चल के साइंटिस्ट ने कॉन्सेप्ट को थोड़ा मॉडिफाई कर दिया, चेंज कर दिया। कैसे चेंज कर दिया? साइंटिस्ट ने ये ऑब्जर्व किया, साइंटिस्ट ने दोबारा जब एलिमेंटल एनालिसिस करना शुरू की, साइंटिस्ट ने जब दोबारा एनालिसिस की तो देखा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर कार्बन तो है ही है, लेकिन साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया कि कार्बनों के साथ साथ हाइड्रोजन भी एलिमेंट लाजमी होता है ज़्यादातर। तो साइंटिस्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर कार्बन भी होता है और उनके साथ हाइड्रोजन भी होता है, ठीक है। जब ये कॉन्सेप्ट दिया तो फिर साइंटिस्ट ने इस डेफिनेशन को मॉडिफाई, तो साइंटिस्ट ने फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्या डेफिनेशन कहा, ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन भी है और उनके साथ हाइड्रोजन भी हो, जिनको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन। तो साइंटिस्ट ने कहा ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन, तो वो क्या होते हैं, वो ऑर्गेनिक होते हैं, ठीक है। और जिनमें सिर्फ कार्बन हो वो ऑर्गेनिक नहीं होते हैं। तो इसी डेफिनेशन के जब ये बनाया कॉन्सेप्ट तो फिर ये इतने सारे एक्सेप्शन रिमूव हो गए, क्योंकि इनके अंदर ज़्यादातर क्या है, कार्बन है, लेकिन हाइड्रोजन नहीं है, तो इसलिए मतलब ये इनऑर्गेनिक बन गए। अब उस डेफिनेशन से ये क्या है, हट गए, अब ये इनऑर्गेनिक प्योर कहलाएंगे, ठीक है। तो इसी तरह तो साइंटिस्ट ने क्या, इसमें मतलब एक्सेप्शन बहुत कम हो जाएंगे, ठीक है। तो इसी तरह साइंटिस्ट ने कॉन्सेप्ट को मॉडिफाई भी कर दिया। तो मॉडर्न में क्या कहा जाता, द कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन अलॉन्ग विद हाइड्रोजन, ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन हो, जिनको क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन। तो साइंटिस्ट ने कहा दुनिया में जितने भी हाइड्रोकार्बन है, मींस कार्बन और हाइड्रोजन वाले जो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन होता है, जिनको हाइड्रोकार्बन के, तो जितने भी हाइड्रोकार्बन से दुनिया में वो सारे क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। लेकिन आगे भी तो सोचे, साइंटिस्ट ने ये कहा कि द हाइड्रोकार्बन्स, जितने भी हाइड्रोकार्बन्स हैं वो सारे के सारे ऑर्गेनिक है, एंड देयर डेरिवेटिव्स, और उस हाइड्रोकार्बन से जो दूसरे कंपाउंड्स ड्राइव्ड होते हैं, जो निकलते हैं, वो भी क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। तो साइंटिस्ट ने क्या किया कि हाइड्रोकार्बन ऑर्गेनिक एंड देयर डेरिवेटिव्स, और उन हाइड्रोकार्बन के जो डेरिवेटिव्स हैं वो भी क्या है, वो भी क्या है, वो भी ऑर्गेनिक कहलाएंगे। फिर चाहे उनमें हाइड्रोजन हो या ना हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो हमने कहा कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, हाइड्रोकार्बन तो है ही हैं ऑर्गेनिक, लेकिन हाइड्रोकार्बन के जो डेरिवेटिव्स होते हैं, उनसे जो दूसरे कंपाउंड ड्राइव्ड होते हैं, उनसे जो दूसरे कंपाउंड बनते निकलते हैं, वो भी क्या है, वो भी ऑर्गेनिक कहलाएंगे। फिर चाहे उनमें हाइड्रोजन हो कार्बन के साथ या ना हो, लेकिन अगर डेरिवेटिव है हाइड्रोकार्बन का, अगर वो हाइड्रोकार्बन से ही बना हुआ है, तो वो कंपाउंड भी क्या कहलाएगा, वो भी ऑर्गेनिक ही कहलाएगा। तो याद रखो, इसलिए हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव, हाइड्रोकार्बन खुद और उनके जो डेरिवेटिव्स होते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, और उनकी केमिस्ट्री को हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा जाता है, ठीक है। जिस तरह मीथेन है, ये मीथेन क्या है, ये मीथेन, इसमें कार्बन हाइड्रोजन है, ये तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। लेकिन ये मीथेनॉल क्या है, ये मीथेनॉल इस हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव है। अब डेरिवेटिव कैसे बनते हैं, सिंपली कि जब हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन निकले और उसकी जगह पे कोई और ग्रुप आ जाए तो उसे हम कहते हैं डेरिवेटिव। जब भी हाइड्रोकार्बन से क्या, हाइड्रोजन किसी और एटम या ग्रुप के साथ रिप्लेस हो जाए, चेंज हो जाए, तो हम उसे क्या कहते हैं, डेरिवेटिव्स के। जैसे यहाँ मीथेन है, अगर आप देखें तो ये मीथेन है। अब मीथेन में मुझे आप बताओ कार्बन के साथ कौन है, कार्बन के साथ हाइड्रोजन है। अगर आप एक हाइड्रोजन हटा दो, एक हाइड्रोजन निकाल दो, उसकी जगह पे OH लगा तो ये बन जाएगा मीथेनॉल। तो मीथेनॉल क्या है, मीथेनॉल डेरिवेटिव है। किसका डेरिवेटिव है, मीथेन का। तो ये भी ऑर्गेनिक है, ये तो है ही ऑर्गेनिक, लेकिन ये इससे बना तो ये भी क्या है, ये भी ऑर्गेनिक। इसी तरह अगर आप चाहे एक हाइड्रोजन, चाहे अगर आप इस मीथेन से क्या करें, अगर आप इस मीथेन से एक हाइड्रोजन निकाल दो, एक हाइड्रोजन रिप्लेस करो, निकाल दो, उसकी जगह पे क्लोरीन लगा दो, तो ये बन जाएगा
ये H3Cl, तो क्लोरोमीथेन। अब मुझे आप बताओ कि ये जो क्लोरोमीथेन है ये क्या, ये मीथेन से ड्राइव हुआ है कि मीथेन से एक H निकाला, उसकी जगह पे क्लोरीन लगाया, तो ये क्या बन गया, मिथाइल क्लोराइड। तो मिथाइल क्लोराइड क्या है, ये हाइड्रोकार्बन से ही निकला है, मीथेन से निकला है, डेरिवेटिव उसका, तो ये भी क्या है, ये भी ऑर्गेनिक है। अगर दो हाइड्रोजन निकालो, अगर दो हाइड्रोजन निकाल के क्या लगाओ, अगर मैं दो हाइड्रोजन निकाल के दो क्लोरीन लगाऊं तो भी क्या कहलाएगा, तो भी ये डेरिवेटिव कहलाएगा हाइड्रोकार्बन का, और ये भी ऑर्गेनिक कहलाएगा। इसी तरह अगर आप, सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप इससे क्या करेंगे, अगर आप इससे हाइड्रोजन निकालें, अगर आप 3 हाइड्रोजन निकालो 3 क्लोरीन लगाओ, क्लोरोफॉर्म, ठीक है, तो ये भी क्या है, ये भी इसका डेरिवेटिव है। इसी तरह कि आप हाइड्रोजन को हटा के कोई और ग्रुप लगाओ तो वो उसका डेरिवेटिव बन जाएगा, और वो डेरिवेटिव भी ऑर्गेनिक ही कहलाएंगे, ठीक है, याद रखो। इवन के अगर आप, सबसे खास पॉइंट, अगर आप इस कार्बन के कितने 4 हाइड्रोजन है, अगर ये आप चारों हाइड्रोजन हटा दो, अगर ये इस कार्बन से चारों हाइड्रोजन हटा दो और 4 क्लोरीन अगर इसकी जगह पे आ जाए, जैसे CCl4 आ जाता है, ये CCl4 जो है वो भी ऑर्गेनिक है। हालांकि इसमें कार्बन के साथ हाइड्रोजन नहीं है, फिर भी इसको ऑर्गेनिक कहा जाता है। क्यों, क्योंकि ये डेरिवेटिव होता है किसका, मीथेन का। और हमने कहा कि ऐसे कंपाउंड जो हाइड्रोकार्बन से ही बने, हाइड्रोकार्बन से ड्राइव्ड हो, डेरिवेटिव हो, वो भी ऑर्गेनिक है, फिर चाहे उनमें हाइड्रोजन हो या ना हो, लेकिन वो ऑर्गेनिक। तो CCl4 क्या होता है कि ये मीथेन का डेरिवेटिव, जब मीथेन से 4 हाइड्रोजन निकालते उसकी जगह पे 4 क्लोरीन लगाते हैं तो फिर ये इसका डेरिवेटिव बन जाता है, और हम इसलिए CCl4 को भी ऑर्गेनिक मानते हैं। याद रखो, इसकी प्रॉपर्टीज भी इसके साथ मैच हो। तो CCl4 क्या है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड इज आल्सो ऑर्गेनिक कहा जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। इसी तरह फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बहुत सारी क्लासेस बनाई, ठीक है, हाइड्रोकार्बन क्लासेस अलग बनाई और फिर इनकी डेरिवेटिव्स क्लासेस अलग बनाई। जैसे यहाँ पर हाइड्रोकार्बन क्लासेस कौन सी है, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन और एरोमेटिक भी H होती है, ठीक है, वो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। तो ये हाइड्रोकार्बन क्लासेस है, ये वो क्लासेस है, ये वो खानदान है जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन वाले कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। इसी तरह अल्कोहल, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइड, अल्काइल हैलाइड और भी हैं बहुत सारे, ठीक है। तो इस तरीके ये सब क्या है, ये अल्डिहाइड, ये सब के सब क्या है, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लासेस हैं, लेकिन ये डेरिवेटिव क्लासेस कहलाती हैं, क्योंकि ये जो क्लासेस हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड की, ये हाइड्रोकार्बन से ही ड्राइव्ड होती हैं, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, दीज आर द डेरिवेटिव क्लासेस। ये डेरिवेटिव्स खानदान होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, ठीक है। तो इसी तरह, अच्छा, मैंने फिर लास्ट में लिखा द कंपाउंड्स एक्सेप्ट हाइड्रोकार्बन, ऐसे कंपाउंड जो क्या है, हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव, हाइड्रोकार्बन्स और उनके जो डेरिवेटिव्स है उनको छोड़ के बाकी जितने भी कंपाउंड्स है वो सारे क्या है, बाकी सारे के सारे वो इनऑर्गेनिक कहलाएंगे। हाइड्रोकार्बन और डेरिवेटिव को हटा के बाकी जितने भी कंपाउंड है वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाए, और उनकी केमिस्ट्री को हम क्या कहते हैं, उनकी केमिस्ट्री को हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं, ठीक है। इसी तरह H2O, मैं आपको ना सिंपल बात बताऊं, देखिए अब ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कैसे पहचानेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसे कंपाउंड जिन कंपाउंडों में कार्बन भी हो और उनके साथ हाइड्रोजन भी हो, ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन भी हो और हाइड्रोजन भी, ये दोनों वो कंपाउंड क्या है, वो ऑर्गेनिक होते हैं, सिवाय कुछ एक्सेप्शन को छोड़ के, ठीक है। एक्सेप्शन को साइड में रखो, जनरली बात कर रहा हूँ। ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन भी हो और हाइड्रोजन भी हो तो वो क्या होंगे, वो ऑर्गेनिक होते हैं, ठीक है। और ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन हो अगर हाइड्रोजन नहीं है, एक्सेप्शन को छोड़ के, इसको छोड़ के, ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन है अगर हाइड्रोजन नहीं है तो फिर आप उसको इनऑर्गेनिक मानेंगे। क्या मानेंगे, इनऑर्गेनिक। अगर हाइड्रोजन है कार्बन नहीं है तो भी आप इसको इनऑर्गेनिक मानेंगे। क्या मानेंगे, इनऑर्गेनिक मानेंगे। अगर कार्बन हाइड्रोजन दोनों नहीं है तो फिर तो पक्का इनऑर्गेनिक होता है, ठीक है, फिर तो इनऑर्गेनिक है। अगर दोनों हैं कार्बन और हाइड्रोजन तो फिर वो क्या कहलाएगा, वो ऑर्गेनिक कहलाएगा। तो अब मुझे बताओ, वाटर ऑर्गेनिक है इनऑर्गेनिक है? सर वाटर में हाइड्रोजन है लेकिन अफसोस इसमें कार्बन नहीं, तो वाटर क्या है, ये इनऑर्गेनिक है। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन है लेकिन हाइड्रोजन नहीं है, तो आप इसको भी क्या, इनऑर्गेनिक माने। और HCl में हाइड्रोजन है लेकिन कार्बन नहीं है, और NaCl में ना कार्बन है ना हाइड्रोजन है, तो पक्का इनऑर्गेनिक। सल्फ्यूरिक एसिड में हाइड्रोजन है लेकिन अफसोस कार्बन नहीं है। नाइट्रिक एसिड में हाइड्रोजन है लेकिन कार्बन है। अमोनिया में हाइड्रोजन है लेकिन कार्बन नहीं है। तो इस तरीके से जिन कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन ये दोनों हों तो वो ऑर्गेनिक हो गए। अगर इनमें से एक है दूसरा नहीं है, या दूसरा है एक नहीं है, या दोनों नहीं है, तो फिर इनऑर्गेनिक कहलाए। ये बहुत, मैं आना आपको जनरली आपको थोड़ा समझा देता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से, अच्छा देखें, मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अगर दे दूँ, मैंने कहा कुछ एक्सेप्शन को छोड़ के की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो एक्सेप्शन की अगर हम बात करें तो कुछ एक्सेप्शन अगर आप देखें,
वो थोड़ा एक्सेप्शन में से क्वेश्चन ज़्यादा, मतलब जहाँ एक्सेप्शन होता है ना वहाँ से ही क्वेश्चन क्रिएट होता है, ये ज़हन में रख लें, ठीक है। तो मैंने क्या कहा कि जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन हो वो क्या होते हैं, वो एक्चुअली वो आपको क्या कहलाएंगे, वो ऑर्गेनिक कहलाएंगे। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं कंपाउंड जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन हो, क्या हो, कार्बन और हाइड्रोजन हो, वो भी क्या कहलाते हैं। तो मैंने लिखवाया था ना यार, यहाँ मैंने लिखवाया था एक्सेप्ट, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एक्सेप्शंस की बात कर रहे हैं, मतलब ऐसे जिसके अंदर क्या हो, जिसके अंदर ये हो HCO3 बाइकार्बोनेट, मतलब ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर ये वाला ग्रुप हो, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं, बाइकार्बोनेट, और या क्या हो CN साइनाइड हो, मतलब ऐसे कंपाउंड, ठीक है, जिसके अंदर क्या हो, बाइकार्बोनेट हो या साइनाइड ग्रुप हो, ठीक है, फिर चाहे कार्बन हाइड्रोजन दोनों हो, फिर भी आप उसको ऑर्गेनिक नहीं माने। तो मैंने कहा कुछ ऐसे कंपाउंड हैं जिसमें कार्बन हाइड्रोजन होते हैं पर हम उसको ऑर्गेनिक नहीं कहेंगे, बल्कि क्या कहेंगे, उनको इनऑर्गेनिक कहेंगे, जिसमें ये भी हो और ये CO3, ये ज़हन में रख लेना, ठीक है। ऐसे कंपाउंड जिनमें ये ग्रुप नजर आ जाए, फिर चाहे उनमें कार्बन हाइड्रोजन दोनों हो, तो आप उनको ऑर्गेनिक नहीं, ये एक्सेप्शन में, ये इनऑर्गेनिक कहेंगे। जैसे मैं चंद यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे आपको पता है सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं बेकिंग सोडा कहा जाता है। तो अब देखो इसमें कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी है, तो मैंने कहा कि ये बाइकार्बोनेट वाले जितने भी होते हैं ये इनऑर्गेनिक होते हैं। तो सोडियम बाइकार्बोनेट ऐसा कंपाउंड है जिसमें कार्बन हाइड्रोजन है, लेकिन आप इसको ऑर्गेनिक नहीं, ये भी इनऑर्गेनिक में शामिल करें। इसी तरह अगर आप देखें हाइड्रोजन साइनाइड HCN, तो हाइड्रोजन साइनाइड क्या है, इसमें भी कार्बन हाइड्रोजन है, लेकिन आप इसको फिर भी ऑर्गेनिक नहीं, ये भी इनऑर्गेनिक में आता है। इसी तरह बिल्कुल H2CO3, ये देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्बोनिक एसिड, ये तो बहुत फेमस है और बिल्कुल ऑर्गेनिक की तरह दिखता है, कार्बोनिक एसिड, और ये कहाँ होता है, ये जनरली हम इस्तेमाल करते हैं, हम इसको कोल्ड ड्रिंक्स में भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। कुछ कोल्ड ड्रिंक्स होती है जहाँ इसमें कार्बोनिक एसिड, वैसे फास्फोरिक एसिड भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन कार्बोनिक एसिड। तो अब मुझे बताओ, कार्बोनिक एसिड में बिल्कुल कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी है, लेकिन ये भी इनऑर्गेनिक काउंट होगा। और जो अमोनियम वाले होते हैं, जैसे अमोनियम साइनाइड हो गया, अमोनियम इस तरीके से क्या कार्बोनेट हो गया, इसी तरीके से अगर आप देखें अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम अगर कार्बोनेट हो गया, ठीक है, अमोनियम साइनेट हो गया, तो ये वो कंपाउंड है जिनमें क्या कार्बन, मैंने कहा ना, जिनके अंदर ये आ जाए साइनाइड या कार्बोनेट, फिर कार्बन हाइड्रोजन, फिर वो भी इनऑर्गेनिक है। तो ये भी क्या है, इसमें कार्बन हाइड्रोजन है, लेकिन उसके बावजूद भी हम इनको क्या है, ये सारे के सारे कंपाउंड के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन है, लेकिन फिर भी आप इनको क्या मानेंगे, दीज आर, ये इनऑर्गेनिक कहलाएंगे, ये एक्सेप्शन है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ये ज़हन में रख लेना। अगर इनमें से कोई भी एग्जाम्पल आ जाए ना, तो आप इनको क्या इनऑर्गेनिक मानेंगे, ये इनऑर्गेनिक है, एक्सेप्शन। और मैं आपको एक ऑर्गेनिक लिखवा, वैसे तो ऑर्गेनिक और भी हैं, मैंने कहा कि और ये CCl4, इसको कहते हैं कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ये कार्बन टेट्रा क्लोराइड, इसमें कार्बन के साथ हाइड्रोजन नहीं है, तो ये वो एक्सेप्शन है जिसमें कार्बन के साथ हाइड्रोजन नहीं है, पर फिर भी हम इसको क्या मानेंगे, फिर भी हम इसको मानते हैं, क्या मानेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड मानेंगे। दिस वन इज अ ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्योंकि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड इसलिए मानते हैं क्योंकि ये ऑर्गेनिक हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव है, मैंने बताया था मीथेन से बनता है। तो अगर ये आ जाए CCl4, तो आप इसको ऑर्गेनिक मानेंगे, ये वो कंपाउंड है एक्सेप्शन वाला जिसमें कार्बन के साथ हाइड्रोजन नहीं है, फिर भी हम इसको ऑर्गेनिक, और ये वो कंपाउंड जिनमें कार्बन हाइड्रोजन है पर फिर भी हम इनको क्या इनऑर्गेनिक मानते हैं। मैंने कहा ऐसे कंपाउंड जिनमें ये वाले ग्रुप आ जाएं, कार्बन हाइड्रोजन के भले हो तो, लेकिन आप उनको इनऑर्गेनिक मानेंगे क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज इनऑर्गेनिक के साथ मैच होती है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये कुछ इंट्रोडक्शन था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। इंशाल्लाह फिर हम आगे बहुत सारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टॉपिक डिस्कस करेंगे डीप में, ठीक है। इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।